हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक बार फिर से डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का दूसरा वीडियो। इससे पहले भी मैंने डी ब्लॉक के तत्वों पर एक वीडियो बनाया हुआ है और ये दूसरा वीडियो है डी ब्लॉक के तत्वों पर ही। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि इसमें संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहते हैं, ये उस वाली वीडियो में नहीं बताया गया है। इसके अलावा कुछ और विशेषताएं हो जाती हैं डी ब्लॉक के तत्वों या संक्रमण तत्वों की, जो कि इस वीडियो में नहीं है। मैं इसमें उनको कवर करा रहा हूँ। तो आपको दोनों ही वीडियो वॉच करनी है। पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लेना और इसको भी देख लेना। ओके, डी ब्लॉक के तत्वों की डेफिनेशन उस वाली वीडियो में भी है, उसमें भी है। आपको जो आसान लगे आप वो कर लेना, तो ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा समझाने में। तो देखिए, ये 2018 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एक मिनट रुकिए, देखिए कैसे पूछा गया था कि डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं और इनके निम्नलिखित गुणों को कारण सहित समझाइए। इस प्रकार से ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे कहेगा कि डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं और इनके निम्नलिखित गुणों क्या, निम्नलिखित जो विशेषताएं हैं आपको उनको वर्णन करना है। मतलब वो एग्जाम में आपको देता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नंबर 1 चुंबकीय गुण, तो हमें चुंबकीय गुण के बारे में बताना है कि क्या चुंबकीय गुण इनका होता है। दूसरा, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, मतलब ये एक से अधिक जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में भी हमको डिटेल में समझाना है। फिर 2020 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था अथवा डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दो चीज़ों के बारे में इसमें पूछा गया था, उनका अनुचुंबकीय लक्षण पूछा गया और परिवर्ती संयोजकता के बारे में कि क्यों दिखाते हैं ये। तो आइए इनको डिटेल में जान लेते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, इसमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी ब्लॉक के तत्वों का, कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। ओके, तो आइए जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में लिखा है, जिन तत्वों के बाह्य कोश के पहले कोश, बाह्य कोश के पहले कोश अर्थात n-1 डी का डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का मतलब है डी कक्षक अपूर्ण होता है, यानी कि पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो मैं आपको उसको समझा देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। तो देखो इसमें कहा गया है, जैसे मान लेते हमारे पास में Fe है। ओके, और Fe का परमाणु क्रमांक सभी को पता होगा 26 होता है। और मैं इसकी जो लास्ट के दो उपकोष हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो लास्ट के जो दो कोष होंगे वो वाले। तो देखिए लास्ट का जो होता है, एक तो होगा इसमें 3d6 डी है भाई ये, और एक होगा हमारा लास्ट में 4s2। तो ये जो दोनों के दोनों कोष हैं, एक मिनट रुकिए, तो Fe26 का होता है 3d6, लास्ट के दो कोष की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये हो गया 4s2। तो देखिए जो दोनों के दोनों जो बाह्य कोष होते हैं, है ना, इनमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो जो लिखा है कि जिन तत्वों के बाह्य कोष के पहले कोष। तो देखो बाह्य कोष तो हो गया हमारा 4s2, पहले कोष, और पहले कोष को हम किससे लिखते हैं n-1 डी। और मैंने n-1 डी या बाह्य से पहले कोष को इससे पहली वीडियो में समझाया हुआ, आप उसको देख लेना, वहाँ से और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ नहीं, मैं आपको बताऊँगा क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो उसने कहा कि बाह्य कोष के पहले कोष n-1 डी का डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है। तो देखेंगे यहाँ पर आप, डी जो ऑर्बिटल है, डी जो कक्षक है वो क्या है, अपूर्ण है, अर्थात पूरा नहीं भरा हुआ है, कंप्लीट नहीं है। आपको पता है जो डी ऑर्बिटल या डी कक्षक होता है उसके अंदर जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कम से कम आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 नहीं है, कितने हैं यहाँ पर हैं हमारे 6। ओके, तो आपको यहाँ से ये पता लग गया कि डी ब्लॉक के तत्वों की एक डेफिनेशन आप और क्या लिख सकते हैं कि जिन तत्वों के, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ दोबारा से। तो देखिए जिन तत्वों के बाह्य कोष के पहले कोष, ये आपको समझ में आ गया होगा बाह्य कोष के पहले कोष का क्या मतलब है। बाह्य कोष जैसे 4s2 से पहले फिर क्या आएगा 3d6। भाई आपको पता है 4s2 तो बाह्य कोष है, यानी कि मैंने आपको बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में कि ये वाली जो संख्या है ये बताती है हमारी कोष को। तो ये चौथा कोष है, यानी चौथी कक्षा है। कोष या कक्षा एक ही बात होती है। और ये 3, इसका मतलब ये तीसरी कक्षा है। तो डी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, वो जो है 3d वाले कोष में होंगे इसमें, अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि n-1 का जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, अपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब इसमें मैक्सिमम 10 आ सकते हैं तो ये अपूर्ण हो गया। तो इसलिए हमने इनको क्या कहा, हमने कहा कि डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।
ओके, या आप पहले वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में क्या हो, जिन तत्वों के जो बाह्य कोश होते हैं उससे अंदर वाले कोश में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखो, उसमें लिखा है कि इन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो ये भी आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा आप ये वाली डेफिनेशन लिख रहे हैं तो, कि इन तत्वों में जो विभेदी इलेक्ट्रॉन होता है या विभेदी को हम क्या कहते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो n-1d ऑर्बिटल में या कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो विभेदी इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कहाँ प्रवेश करता है, वो प्रवेश करता है n-1d ऑर्बिटल में, अर्थात आप कह सकते हैं बाहरी से अंदर वाले उपकोष में। बाहरी मैंने अभी आपको बताया था, जैसे 4s2 हो गया, उससे पहले 3d6 हुआ, Fe का एग्जाम्पल मैं आपको देकर बता रहा था, है ना। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। समझ में आ गया होगा आपको संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, विभेदी इलेक्ट्रॉन होता है, वो बाहरी से अंदर वाले कोष में जाता है। किसमें आता है, बाहरी से, देखो डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। तो आपको पता है जो डी ऑर्बिटल है, जो डी कक्षक है, वो क्या है, वो जो है बाहरी कोष से पहले आता है। बाहरी कोष तो आपको पता थी कौन सी होगी, 4s वाली होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब इसमें लिखा है संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण। आप यहाँ से एक हेडिंग वर्ड इसमें बनाना चाहें तो बना सकते हैं, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं या लक्षण, क्योंकि ये उसी का गुण है, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण। तो उसके बाद में नंबर 1 करके डाल लेना, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण। तो आइए जानते हैं कि क्या होते हैं इनके चुंबकीय गुण। तो देखो इसमें लिखा है संक्रमण तत्वों का चुंबकीय गुण उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है और इनके चुंबकीय गुण निम्नलिखित हैं या निम्नवत हैं। तो इसमें समझाया गया है कि संक्रमण तत्वों का जो चुंबकीय गुण है वो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, कि किसी भी परमाणु के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और वही डिसाइड करता है कि कोई तत्व जो है वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है हमारा प्रतिचुंबकीय और एक होता है हमारा अनुचुंबकीय। तो पहले जानते हैं प्रतिचुंबकीय गुण। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब संक्रमण तत्वों या आयनों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी तत्व ऐसा है जिसके पास में क्या हो, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो। युग्मित का क्या मतलब होता है, युग्मित का मतलब है अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास में अगर कोई तत्व है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1 मिनट, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2। कितना है, 1s2। ओके, और आपको पता है जो s उपकोष होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ये मैंने 2 इसमें फिल किए हैं। ओके, तो देखिए अगर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, एक कक्षक है और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैं कहूँगा कि इसके में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, सारे युग्मित होंगे। ऐसे एक बार फिर से देखिए, देखो ये कक्षक है S, और S में आपको पता है जो S कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो ये क्या होंगे, युग्मित। और आपको पता ही होगा एक की डायरेक्शन ऊपर की होती है तो दूसरे की अपोजिट यानी नीचे की ओर होती है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो जो पॉइंट इसमें आएंगे मैं आपको सब क्लियर करता चलूँगा। ओके, और अगर हाँ वीडियो आपको अच्छी सी लग रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना एक अच्छी सी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज ऐसी वीडियो देता रहूँगा। और जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको हेल्प भी मिलेगी। ये भी आपको पता लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन पता होता है लेकिन उसका आंसर हमें नहीं पता कि कैसे लिखना है, तो इससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं आगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन सभी युग्मित होते हैं, समझ में आ गया होगा। तो वे प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम जिंक की बात करें, जिंक क्या है, प्रतिचुंबकीय तत्व है। क्यों है प्रतिचुंबकीय तत्व, क्योंकि आगे देखिए, क्योंकि 1 मिनट रुकिए, तो देखिए आगे, क्योंकि उसके डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जिंक की, तो उसमें जो उसका डी कक्षक वाला जो कोष होगा उसमें आप देख रहे हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 10 हो गए तो आपको पता है डी में कितने कक्षक होंगे, टोटल 5 कक्षक होंगे, 1 2 और 2 4, और एक ये हो गया इधर 5। अब इन सभी में आपको पता है एक कक्षक में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो 1 2
3, पहले सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, आपने हुंड का नियम पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। 4 5, फिर अब की बार डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ऐसे इसमें हो जाएगा, ऐसे इसमें और ऐसे ही इसमें, तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसमें। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कक्षक ऐसा नहीं है इसके अंदर कि जिसमें क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि एकल इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो उसको हम कहते हैं अयुग्मित। अगर सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डबल, तो उन्हें हम कहते हैं युग्मित। ओके। और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, जोड़ों में हो, पेयर में हो, या कहीं युग्मित हो, है ना, तो वो अनुचुंबकीय गुण नहीं दिखाते, उसको हम कहते हैं कि ये तत्व कैसा है, प्रतिचुंबकीय गुण। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब जानते हैं कि अनुचुंबकीय गुण क्या होता है। तो देखिए अनुचुंबकीय गुण, जब संक्रमण तत्वों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हों, अयुग्मित होते हैं। अगर किसी तत्व के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है वो भी अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा। हाँ, ये बात एक अलग है कि जिस तत्व के अंदर उसके कक्षक में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका अनुचुंबकीय गुण क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और मैंने आपको ये भी बता रखा है अनुचुंबकीय का गुण का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी तत्व चुंबकीय के क्षेत्र में आकर्षित होता है तो अनुचुंबकीय गुण दिखाता है, उसको हम कहते हैं अनुचुंबकीय गुण। और वो क्यों दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। अगर हमारे पास कोई ऐसा तत्व है उसके पास में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होते हैं तो वे अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं Fe+3 की, तो ये क्या करेगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बना करके, देखिए। तो आप सभी को पता होगा Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, अभी मैंने आपको बताया भी था। और मैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो लास्ट वाला लिख रहा हूँ। ओके, लास्ट का जो होता है, जो लास्ट के जो कोष होते हैं 4s2 वाला और 3d वाला, वो वाले लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं लिखूँ तो ज़्यादा इसमें समय लगेगा लिखने में। तो आप सभी को पता है, देखो Fe का परमाणु क्रमांक 26 है और उसके ऊपर कितना है, पॉजिटिव चार्ज है +3 का। तो इसका मतलब है कि Fe ने 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, देखो सबसे पहले जो आएगा वो 3d वाले कोष आएगी, 3d आएगी, और 3d के बाद में क्या आएगा, 4s आता है। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले 4s से निकलते हैं, और आपको पता है 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। और d में अगर हम सिंपल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, अगर 26, अगर जो Fe है, Fe के ऊपर अगर आयन नहीं है तो वो इस प्रकार से होगा। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए मैं सिंपल लिख रहा हूँ, अभी आप ये भूल जाइए कि इस पर आवेश है, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पर ये Fe है, अब इसके ऊपर फिलहाल कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है 26। तो इसका अगर हम बात करें, लास्ट वाले जो होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे 3d6 और वो होंगे 4s2। इसका इलेक्ट्रॉन की विन्यास इस प्रकार से होगा लास्ट का। ओके, तो देखिए आपको पता है, देखो यहाँ पर जो आउटर सेल है, जो आउटर सेल यानी कि जो बाहरी कोश है वो कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बाहरी कोश है वो है ये वाला। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी पहले इसी के अंदर से निकलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकलेंगे। अगर इसके ऊपर चार्ज है, मैं यहाँ पर चार्ज लगाता हूँ, देखो उस पर +3 चार्ज है, तो 2 तो उसमें से निकलेंगे। ओके, और 3 किसके अंदर से निकलेंगे, सॉरी 1 किसके अंदर से निकलेगा, डी वाले में से 1 निकलेगा इसके अंदर से, डी वाले में से ये 6 में से 1 गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो 0 हो जाएगा, 4s 0। और ये कितना रह जाएगा, 3d5 रह जाएगा। समझ में आया। चलो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ लिख करके। तो देखिए Fe26, उसके ऊपर +3 चार्ज है, तो ये हो जाएगा हमारा, अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ ये हो गया 3d5। 5 क्यों हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा, अभी 6 था ये, और यहाँ पर अब ये 4s क्या हो जाएगा, ये 0, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला था। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे डी, आपको पता सभी को डी में कितने कक्षक होते हैं, 5। तो 1 2 4, एक इधर बना देता हूँ, 5। और आप सभी को पता है कि एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, कितने, 2। तो हमें पहले क्या करना है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। हुंड का नियम है कि हमको सबको पहले एक एक जो कक्षक होते हैं सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब हम क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन में फिल करते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन थे, कक्षक भी यहाँ पर 5 है, तो सभी में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि Fe में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप कहेंगे कि सर Fe में अब यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5, आप देख भी रहे हैं।
अब ये पाँचों के पाँचों जो इलेक्ट्रॉन थे जब ये अयुग्मित थे तो ये अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जा करके, जो 11वीं क्लास की क्लास है परमाणु संरचना जो चैप्टर है, उसमें आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। मैंने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। चलिए आइए जानते हैं आगे। तो देखिए अब है हमारा दूसरा, विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाएं। देखिए मैंने हालांकि उस वाली वीडियो में भी समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि उस तत्व में, उस वाली वीडियो में कुछ तत्व नहीं दिए गए थे जिनकी आक्सीकरण अवस्थाएं थी, इसमें दी हुई हैं। तो आपकी मर्जी, आप या तो यहाँ से इसको कर लेना या वहाँ से, बस 2 मिनट का टाइम यहाँ से मैं आपका लूँगा। तो देखिए इसमें लिखा है कि संक्रमण तत्वों के N-1D कक्षक तथा NS कक्षाओं में, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि N-1D का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है N-1D का, 1 मिनट। तो मैंने आपको देखो ये पहली वीडियो में बताया कि N-1D कक्षक का क्या मतलब होता है। फिर इसके बाद NS, देखो NS का मतलब हो गया बाहरी कोश सबसे, N का मतलब क्या होता है बाहरी, और S का मतलब होगा S उपकोश वाला। और N-1D का मतलब क्या है, सबसे बाहरी कोश से अंदर। -1 का मतलब है एक उसमें से घटाएंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास में फिर कौन सी सेल आती है, कौन सा कोश आता है, D कोश आता है। फिर हमारे पास में D उपकोश आता है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि संक्रमण तत्वों के N-1D कक्षक तथा NS कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में क्या होता है, बहुत कम अंतर होने के कारण, मतलब जो हमारा 3D कक्षक होगा, ठीक है, और जो हमारा 4S होगा, ठीक है, इनकी ऊर्जाओं में क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम है। क्या है, इनकी ऊर्जाओं में अंतर क्या है, बहुत ही कम है। ये मैं केवल आपको 3D श्रेणी के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, 4D श्रेणी में आपको पता है यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर जो 4S है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा 5S। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में क्या हुआ है, बहुत कम अंतर होने के कारण S तथा D दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। संयोजी का मतलब है बाहरी कोश का कार्य करते हैं, अर्थात अब जो इलेक्ट्रॉन है वो 4S से भी निकल सकता है और वो इलेक्ट्रॉन 3D से भी निकल सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन S कोश से भी निकल सकता है, उपकोश से सॉरी, और D उपकोश से भी निकल सकता है। क्यों निकल सकता है, क्योंकि इनकी ऊर्जाओं में, इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं में क्या है, अंतर बहुत ही कम है। ठीक है, आया समझ में। तो आगे इसमें लिखा है कि और ये एक से अधिक आक्सीकरण अवस्थाएं क्या है, फिर प्रदर्शित करते हैं। अब जब दोनों ही उपकोश इनके या कक्षक क्या करेंगे, संयोजी कोश का कार्य करेंगे, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करेंगे, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अब दोनों निकलेंगे, है ना। आपको पता है कि कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी, उतनी ही होगी, और उसके ऊपर क्या आएगा, उतना ही चार्ज आएगा। अगर वो दे रहा है तो आपको पता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और धातु में सभी क्या होती हैं, सभी जो है इलेक्ट्रॉन अपना दान करती हैं, करती कि नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था क्या होता है, एक से अधिक। क्यों दिखाते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होंगे, वो जो है संयोजी कोश, जो दोनों हमारे जो संयोजी कोश होते हैं दोनों के दोनों किसका काम करते हैं, सॉरी, S तथा D दोनों कक्षक होते हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, इसलिए अपनी जो है जो आक्सीकरण संख्या है उसको क्या करते हैं, बदल बदल के दिखाते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं परिवर्ती आक्सीकरण संख्या वो दिखाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर आप लिखा है, और वो कैसे, कौन कौन सी परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ आगे। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा है 3D श्रेणी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर आक्सीकरण अवस्थाएं भी बढ़ती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी 3D श्रेणी क्या है। तो इसको जानने के लिए आपको आवर्त सारणी को देखना पड़ेगा। देखो मैंने आवर्त सारणी को भी समझाया हुआ है, उसको याद करने की ट्रिक बताई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे आपको और अच्छे समझ में आएंगे 3D श्रेणी 4D श्रेणी ये सब क्या होती हैं, उसको देख लेना है जानने के लिए। इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो है, ये हो जाएगा। तो देखिए आइए जानते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा कि Mn अधिकतम +7 आक्सीकरण अवस्था या संख्या प्रदर्शित करता है, और सारणी में विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की गई हैं। जैसे अगर हम 3D श्रेणी की बात करते हैं, स्कैंडम, तो देखिए जो स्कैंडम है वो एक ही आक्सीकरण अवस्था दिखाता है +3। अब वो क्यों दिखाता है, क्योंकि आपको पता है जो स्कैंडम होता है इसकी जो लास्ट सेल होती है उसमें होता है 3D1, और ये हो गया हमारा 4S2।
और अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाएंगे, दूसरा भी और ये पहला भी, डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये एस में आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसका लास्ट के जो हमारा कोष होता है उसका इलेक्ट्रॉन की विन्यास यहाँ पर मैंने लिखा है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो आपको पता है तीनों इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ निकलेंगे तो आपको पता है उसकी ऑक्सीजन अवस्था अब कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर कैसा आवेश आता है, धन आवेश आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। +3 क्यों दिखा रहा है, समझ में आया ना, क्योंकि अगर उसके दोनों कोष के इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं तो +3 ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं Ti अर्थात टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम +2 +3 +4। अब आप यहाँ पर देखिए जो टाइटेनियम है वो एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था दिखा रहा है और इसे हम कहते हैं परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था। तो यहाँ पर एक अपवाद ये भी हो गया है कि जो स्कैंडियम होता है, इसके अलावा जो जिंक होता है, देखो इधर जिंक लिखा है, ये एक जिंक को चलो अभी दिखाता हूँ मैं। देखो ये रहा जिंक, ये जो जिंक लिखा है इधर देखो, इसकी +2 है जो कि फिक्स है, स्कैंडियम की +3 है। तो ये अपवाद आप उसको कह सकते हैं, है ना। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ही ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो अंतिम कोष होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, इसीलिए वैसे ऐसा होता है। वैसे अपवाद तो नहीं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर वी अर्थात वैनेडियम की, तो ये +2 +3 +4 +5 ऑक्सीजन अवस्था है वो दिखाता है। अब देखो +2 कब दिखाएगा, अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो +2 दिखाएगा, अगर 3 निकल गए तो 3 दिखाएगा, 4 निकल गए तो 4, और अगर उसके पाँचों के 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि इसके बाहरी कोष में देखो यहाँ पर तो 4s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ 3d में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 और 2 5, अगर पाँचों के 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल गए तब ये +5 ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा। उसी प्रकार से अगर हम Cr की बात करें अर्थात क्रोमियम की, तो ये +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीजन अवस्था दिखाता है। उसी प्रकार से Mn +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीजन अवस्था दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है ये मैंने आपको बताया, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 दिखाएगा प्लस के, 3 निकल गए तो +3, 4 निकल गए तो +4, 5 निकल गए तो +5, 6 निकल गए तो +6। उसी प्रकार से जो Fe है वो भी +2 से लेकर के +6 तक ऑक्सीजन अवस्था दिखाता है। अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो ये +2 से लेकर +4 तक, निकल +2 से लेकर +4 तक। 1 मिनट रुकिए, आइए देखिए। और जो कॉपर है वो +1 और +2 2 दिखाता है। जिंक का मैंने आपको बता ही दिया, +2 दिखाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुछ तत्व हैं जो कि अपनी क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। तो आप इनको चाहें तो याद कर सकते हैं। आई थिंक आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास हम आपको अगर हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारी को लाइक करें, कमेंट करें, हाँ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जो चैप्टर हैं क्वेश्चन वाइज उन सभी की वीडियो आपको दूंगा। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसा आता है, और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ आपको वैसा करना है। पहले आप वीडियो 1 को देखा करें, उसके बाद वीडियो 2 को। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो आप देख लेंगे, सीक्वेंस में वीडियो को अगर आप देखेंगे आपको डेफिनेटली केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी। बोर्ड एग्जाम में भी आपके जो एग्ज़ाम मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और आपको पता है समय तो बहुत कम है बोर्ड एग्जाम में, तो आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, जल्दी से अपने अपने नोट्स बना सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अधिकतर पहले वो दे रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।